नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है दोस्तों। जी हां, आप लोगों का मॉडल सेट जारी कर दिया गया दोस्तों। जैक के द्वारा आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, जिसमें से आज हम लोग क्लास 11th के इंग्लिश स्कोर के सेट 1 देखने वाले हैं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के बीच सारे मॉडल पेपर जारी कर पाऊं दोस्तों, सारे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है, टोटल मार्क्स होने वाला है 40, कितना 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा, कितना 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट्स टाइम दिया गया। इन 90 मिनट्स में आप लोगों को सारे आंसर्स लिखने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स आर required to give their answers in their own words as far as practicable। ठीक है, परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया, देखिए दोस्तों, ऑल द आंसर्स मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड एज इन द क्वेश्चन पेपर। सभी उत्तरों को सही ढंग से क्रमांकित किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रश्न पत्र में है। तीसरा क्या लिखा गया दोस्तों, ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर। प्रश्न के सभी भाग एक साथ लिखे जाने चाहिए। ठीक है, यानी आप अगर सेक्शन ए लिख रहे हैं तो आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सेक्शन बी लिखेंगे तो सेक्शन बी को एक जगह लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी। ठीक है, अगर आप पहले सेक्शन सी लिखते हैं तो सेक्शन सी में सारे क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में आप सेक्शन बी का क्वेश्चन घुसा दीजिएगा, सेक्शन बी में आप सेक्शन सी का आंसर लिख डालिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सारे सेक्शन का आंसर एक साथ लिखना है। सपोज दैट, मान लीजिए आप सेक्शन ए लिख रहे हैं ना, तो आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखने होंगे, यानी सेक्शन ए में ही लिखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप सेक्शन ए में सेक्शन बी का क्वेश्चंस का आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते क्या लिखा गया है, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन देयर इन। प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए गए निर्देशों के संदर्भ में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया गया। ठीक है, एक अनसीन पैसेज आप लोगों को दिया गया है, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। क्या बोले दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, और आप लोगों को कितना क्वेश्चंस का आंसर देना है, 5 क्वेश्चंस की, यानी आपके टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 मार्क्स। कितने, पैसेज से आप लोगों को 10 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आपको पैसेज से मिलने वाले हैं कितने, 10 मार्क्स, याद रखिएगा। यानी सेक्शन ए में पैसेज पूछा गया है। चलिए अब सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्या पूछा गया देख लेते। ठीक है, देखिए सेक्शन बी में क्या पूछा गया, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी 100 शब्द से अधिक नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस है, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन 8 में आप लोग देख सकते हैं लेटर पूछा गया, किसको, लेटर टू द एडिटर। ठीक है, क्वेश्चन 9 में देख सकते हैं एक नोटिस पूछा गया। क्वेश्चन 10 में देख सकते हैं दोस्तों एक आर्टिकल पूछा गया। ठीक है, ये सेक्शन बी का था दोस्तों क्वेश्चन। ये जो सेक्शन बी से आप लोगों को 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी 5 गुना 2 यानी 10 मार्क्स के। सेक्शन बी से भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और सेक्शन ए से भी 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन सी का। ठीक है, सेक्शन सी जो है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये लिटरेचर से, यानी बुक पोर्शन से आपको आधे मार्क्स मिलने वाले दोस्तों, यानी 20 मार्क्स। आप अगर बुक 1 और बुक 2 पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले। ठीक है, और ऊपर जो आप सेक्शन ए और बी देखने वाले हैं, उसमें 10-10, 20 यानी 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आप अगर बुक यानी टेक्स्ट बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका आधा मार्क्स कंप्लीट, यानी 20 मार्क्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेक्शन सी लिटरेचर से है, यानी आप लोगों के इंग्लिश टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस दिए गए दोस्तों, 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है दोस्तों, 3 मार्क्स का है, और आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 3 गुना 5 आपका 15 मार्क्स, वो भी आपको सेक्शन सी से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन डी से। ठीक है, सेक्शन डी में भी आप देख सकते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चंस पूछे गए। कितने क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से पूछे गए। ठीक है, इन्हीं 2 प्रश्नों में से आपको किन्हीं एक का उत्तर देना है। ठीक है,
यानी ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो दो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, तो ये आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन सी को देखने वाले हैं जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले दोस्तों, ठीक है। इस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 3 गुना 5 यानी 15 मार्क्स इससे आप लोगों को कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम में 15 मार्क्स दिलाएंगे क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम सामने है, यानी नजदीक है। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और याद कीजिए और साथ ही साथ लिखने का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये सब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेक्शन सी में क्या लिखा गया है। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट आंसर्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे हैं ये 3 मार्क्स का, कितना मार्क्स का दोस्तों, 3 मार्क्स का, और आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी 50 शब्द से अधिक नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, ठीक है। जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में एक पिंजरे में नोटिस संसार का सबसे खतरनाक जानवर क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये पूछा गया दोस्तों। यह क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से आया दोस्तों, वो भी लेसन 5 से दोस्तों। लेसन का नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ठीक है, याद रखिएगा लेसन का नाम क्या है, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसमें ऑथर का नाम है दोस्तों नानी पालकीवाला, क्या, नानी पालकीवाला, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, क्या लिखा गया, द वर्ल्ड्स मोस्ट dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signifies that man himself is the most dangerous animal। क्या बोले दोस्तों, man himself is the most dangerous animal because there is no any animal in the cage but it has a mirror in which one can see oneself, he can destroy everything, ठीक है दोस्तों। जाम्बिया के लुसाका में चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यानी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यह सिग्निफाई करता है यानी दर्शाता है कि मनुष्य स्वयं यानी खुद सबसे खतरनाक जानवर है। कौन दोस्तों, मनुष्य यानी खुद ही सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है, क्योंकि पिंजरे यानी केज में कोई भी जानवर नहीं है दोस्तों। इस पिंजरे में एक मिरर है, यानी क्या है, आईना है, ठीक है, यानी दर्पण है जिसमें कोई भी खुद को देख सकता है, ठीक है। पिंजरा में कोई भी जानवर नहीं है, एक आईना दिखाया गया है जिसमें कोई भी उस पिंजरे के अंदर जाएगा तो वो खुद को देख पाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि ये जो आदमी है यानी जो मैन है खुद अपने आप ही एक सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। वह सब कुछ डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, याद रखिएगा। यानी इस पूरी दुनिया में मनुष्य ही सबसे खतरनाक जानवर है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को प्रदूषित कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। मैन हिमसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इस लेसन में बताया गया है मनुष्य है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस पिंजरे में, इस केज में कोई भी एनिमल नहीं है, बस एक दर्पण है, एक मिरर है, जो भी उसके अंदर जाता है वो सीधा अपने आप को देखता है, ठीक है, और जिससे ये पता चलता है, ये सिग्निफाई मिलता है कि दुनिया में सबसे डेंजरस एनिमल अगर कोई है तो मनुष्य खुद है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, ठीक है। ये जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोगों के ही इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से पूछा गया दोस्तों, वो भी प्रोज सेक्शन से, ठीक है, यानी लेसन 6 से पूछा गया है। लेसन का नाम है द ब्राउनिंग वर्सन, याद रखिएगा। लेसन का नाम क्या है, द ब्राउनिंग वर्सन, और ऑथर यानी लेखक का नाम है दोस्तों टेरेंस रेटिगन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑथर का नाम है टेरेंस रेटिगन और ये जो लेसन का नाम है द ब्राउनिंग वर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसका आंसर हम लोग स्क्रीन में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है और वो बाकी टीचर्स यानी बाकी मास्टर से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर आप लोग देखिए स्क्रीन में क्या लिखा गया है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मिडिल एज्ड स्कूल टीचर, ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। कैसा टीचर दोस्तों, ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही लाइक्स डिसिप्लिन, ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू हिज स्टूडेंट्स, ही डजंट लीक द रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर्स, ठीक है, ही फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, he doesn't like flattery,
हिज स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हिम बट दे लाइक हिम। ठीक है, याद रखिएगा मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है एक मिडिल एज यानी मध्यम आयु वर्ग के स्कूल शिक्षक है। ठीक है, वह एक सख्त यानी स्ट्रिक्ट टीचर भी है, उसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ठीक है, याद रखिएगा वह अपने छात्रों को एक्स्ट्रा होमवर्क देता है, याद रखिएगा अपने छात्रों को एक्स्ट्रा वर्क भी देता है। वह अन्य मास्टर्स की तरह रिजल्ट्स को लीक नहीं करता है, दूसरे टीचर्स की तरह वो रिजल्ट्स को पहले बता नहीं देता दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट्स जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद बताता है। ठीक है, याद रखिएगा रिजल्ट से पहले वो लीक नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, और वह बहुत ही सख्ती से नियमों का पालन भी करता है। उसे फ्लैटरी यानी चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके छात्र उनसे डरते हैं लेकिन वे उन्हें पसंद भी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरे टीचर्स से थोड़े से हटके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं करते, दूसरे बच्चे को कभी नहीं बोलते कि मुझे लाइक करो। ठीक है, ये टीचर थोड़ा सा अलग है बाकी टीचर से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। ठीक है, व्हाई हैज द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड। इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड क्यों दिया गया दोस्तों, यानी क्यों रखा गया, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, पहले प्रश्न से पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ना किस लेसन से लिया गया है, चलिए इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। यह प्रश्न आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के प्रोज सेक्शन से पूछा गया दोस्तों, वो भी लेसन 8 से। ठीक है, याद रखिएगा लेसन का नाम है सिल्क रोड। क्या नाम है दोस्तों, सिल्क रोड, और ऑथर का नाम है दोस्तों निक मिडिल्टन। ठीक है, क्या नाम है, निक मिडिल्टन। ठीक है, क्यों इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड रखा गया है, चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या लिखा गया, सिल्क रोड वाज द एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड द outside world। ठीक है, the article mentions the main east-west highway which followed the old trade route from Lhasa to Kashmir। ठीक है, the traders probably used this route for buying silk from Kashmir and the writer undertakes his journey along this road, therefore it has been titled Silk Road। ठीक है दोस्तों, सिल्क रोड चीन और बाहरी दुनिया के बीच का प्राचीन व्यापार मार्ग था। ठीक है, लेख में मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग का उल्लेख है जो लहासा से कश्मीर तक पुराने व्यापार मार्ग का अनुसरण करता था। ठीक है, व्यापारी शायद इसी रास्ते का इस्तेमाल कश्मीर से रेशम खरीदने के लिए करते थे और लेखक अपनी यात्रा इसी रास्ते से करता है, इसीलिए इसे सिल्क रोड नाम दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इस वजह से इस टाइटल, ये जो टाइटल रखा गया है सिल्क रोड, याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। क्या कविता फादर टू सन पूर्णतः यानी एक विशेष रूप से पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है अथवा यह काफी हद तक सार्वभौमिक है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है। पोएम का नाम है फादर टू सन। याद रखिएगा ये जो पोएम यानी कविता है इनका नाम है फादर टू सन, और ये जो कवि यानी पोएट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। याद रखिएगा ये किस पोएम से पूछा गया दोस्तों, फादर टू सन, जिनके पोएट कौन है दोस्तों, एलिजाबेथ जेनिंग्स। याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम it is fairly universal. It describes the reality of the relationships in the modern world. There has become a long distance or gap between the father and the son. They behave like strangers to each other. There is no attachment between them. Thus, the poem describes the generation gap between the father and the son. चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कविता के आधार पर यह काफी सार्वभौम यानी यूनिवर्सल है। कैसा है, यूनिवर्सल है। यह आधुनिक दुनिया में रिश्तों की वास्तविकता का वर्णन करता है। याद रखिएगा रियलिटी को दिखाता है। ठीक है, पिता और पुत्र के बीच लंबी दूरी, एक लॉन्ग गैप हो गया दोस्तों, फासला हो गया है। वे एक दूसरे से अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं, एक स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा उनके बीच कोई भी अटैचमेंट यानी लगाव नहीं है। इस प्रकार कविता पिता और पुत्र के बीच पीढ़ी के अंतर को वर्णन करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो पीढ़ी का अंतर है दोस्तों इसका वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। एक डिस्टेंस दिखाया गया है बाप बेटे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप।
चाइल्डहुड कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है। पोएम का नाम है दोस्तों चाइल्डहुड, याद रखिएगा। पोएम का नाम यानी कविता का नाम क्या है दोस्तों, चाइल्डहुड। और पोएट का नाम है मार्कस नेटन, याद रखिएगा दोस्तों, पोएट का नाम है मार्कस नेटन। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द पोएम देयर आर न्यू थॉट्स, लव, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, फिक्शन, ट्रुथ, एज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, कविता के अनुसार नए विचार यानी न्यू थॉट्स, प्रेम, समझ, बोध, कल्पना, साहित्य, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, क्या क्या दोस्तों याद रखिएगा, देयर आर न्यू थॉट्स, क्या न्यू थॉट्स, लव, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, फिक्शन, ट्रूथ, एज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सेक्शन सी के टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिया दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ गया। आप लोग बस अच्छे से समझिए, याद कीजिए और इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन से टाइम में टाइम लगता है। ठीक है, याद कीजिए, अच्छे से समझिए और इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये जो आप लोग क्वेश्चन 16 और 17 देख रहे हैं और सेक्शन डी के 18 और 19 जो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये आप लोग के इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है बुक 2 से पूछा गया है, यानी स्नैपशॉट से पूछा गया। ठीक है, और आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया दोस्तों वो आप लोग के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से पूछा गया था। ठीक है, आप लोग को हॉर्नबिल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया। बस ये जो 16, 17, 18 और 19 जो देख रहे हैं आप लोग बुक 2 से पूछा गया है, यानी स्नैपशॉट से पूछा गया। ठीक है, अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और भी आप लोगों को किन किन सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी किसी तरह का आप लोगों का प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।